इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूं अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश मेहरा और स्वागत है आपका मेरे फ्री कोर्स फाउंडेशंस फॉर यूएक्स डिज़ाइन में। आज के 10वें लेक्चर में हम फिग्मा के सबसे पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, जिनकी वजह से पता नहीं मैंने कितने घंटे सेव करे हैं। बट उस एक्स्ट्रा टाइम से मैंने क्या किया है उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। और सिर्फ समय की बात नहीं है, अगर आपके साइड पे कोई बैठा हो तो उसके सामने ये शॉर्टकट्स और ट्रिक्स यूज़ करके आप अपनी ईगो भी बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फिग्मा यूआई को वापस ले आऊँगा, क्योंकि जो हमारी पहली टिप और ट्रिक है वो इसी के अराउंड है कि फिग्मा पे आपके पास 6 कोर पैनल्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट में मेरा लेयर्स पैनल होता है, उसके बाद मेरा एसेट्स पैनल होता है। अगर मैं एसेट्स पैनल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक बुक का आइकन होता है, ये होता है मेरी टीम लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए। और फिर राइट साइड पे डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट। बट क्लिक करने की जगह अगर मैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 8, ऑप्शन 9, ऑप्शन 0 करूँ तो वहाँ से भी मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, आपको बार बार हर जगह क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने फिग्मा का यूआई हटाया ही कैसे। अगर मैं कमांड स्लैश करता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड के पैनल दोनों गायब हो जाते हैं। बट कभी कभी आपको राइट साइड का पैनल चाहिए होता है और लेफ्ट साइड का लेयर्स पैनल नहीं चाहिए होता। तो उस केस में अगर आप कमांड शिफ्ट स्लैश करोगे तो सिर्फ लेयर्स पैनल हटेगा, तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा और काम करने के लिए। सिलेक्शन बाउंड्रीज, अगर आप किसी भी चीज़ पे हवर करते हैं तो 1 पिक्सल का ब्लू स्ट्रोक दिखता है। बट अगर आप कमांड होल्ड करके किसी ऑब्जेक्ट को डीप सेलेक्ट करते हो तो जो डॉटेड लाइन होती है वो ये दिखाती है कि क्या ये किसी ऑटो लेआउट के अंदर है कि नहीं। तो डॉटेड लेआउट से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फाइल एक पेरेंट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और 2 पिक्सल का स्ट्रोक होता है आपके हवर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो सिलेक्टेड में 1 पिक्सल है और हवर्ड में 2 पिक्सल है। इसका कोई एग्जैक्ट एप्लीकेशन नहीं है, बट फ्रॉम अ फाउंडेशनल थ्योरी पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं कभी कभी सेंटेंसेस को ट्रंकेट करना होता है, तो उस केस में लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 3 डॉट्स डालने के वो 1 2 3 इस फुल स्टॉप को 3 बारी टाइप कर देते हैं। बट काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि अगर आप ऑप्शन प्लस सेमी कोलन दबाए तो वो तीनों ट्रंकेट वाले डॉट्स एज इट इज़ आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा डेटा होता है जो आपको अपने नेम के साइड पे डालना हो या किसी एक टर्म के साइड पे दूसरी टर्म ऐड करनी हो तो वो ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। बट ब्रैकेट्स एक्चुअली बहुत हैवी लगती है, तो उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है ये बीच वाला डॉट। ये आपको एक्सेस हो सकता है ऑप्शन 8 से। अब मोस्ट डिज़ाइनर्स जो मेरा वीडियो देखते हैं वो इंडिया से है, तो अगर आप कोई ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको रूपी सिंबल डालना होगा। तो अगर आप बार बार गूगल सर्च करोगे तो उसमें भी टाइम आपका वेस्ट होगा। बट अगर आप ऑप्शन 4 प्रेस करते हो तो डॉलर की जगह आपका रूपी सिंबल ही आएगा। बट आपके फॉन्ट के टाइप फेस पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारे टाइप फेसेस शायद इस सिंबल को सपोर्ट ना करे। मोस्ट गूगल फॉन्ट्स इसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट वर्सेस लेयर्स पैनल, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरे फिग्मा फाइल में ये 3 लेयर्स लेफ्ट टू राइट अरेंज्ड है तो लेयर्स पैनल के अंदर भी ये इसी तरीके से अरेंज्ड होगी। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे इस केस में दिखने में तो ये फाइल 1 2 3 के ऑर्डर में है, बट जब मैं अपने लेयर्स पैनल में जाऊंगा तो ये 2 1 3 के ऑर्डर में है। अब इसका हमें फ़र्क क्यों पड़ता है? फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करो या रीनेम करो। तो अगर मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूं और कमांड आर से इनको ग्रुप रीनेमिंग करूं और यहाँ पे प्रॉब्ली बॉक्स डैश नंबर असेंडिंग करूं तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बन गया बॉक्स 2, ये बन गया बॉक्स 3 और ये बन गया बॉक्स 1। तो
चीज़ों को रीअरेंज करना अपने स्पेशियल अरेंजमेंट में बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं हाथ से करूँगा तो इसमें मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक प्लगइन है जिसका नाम है सॉर्टर। इस प्लगइन से आप क्विकली अपनी सारी लेयर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी जितनी भी मेरी स्लाइड्स हैं इनको मैंने पहले सॉर्टर से रीअरेंज करा है। कुछ नहीं होता, सॉर्टर में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है आपकी सॉर्ट पोजीशन। उससे क्या होता है कि जो आपका लेयर्स पैनल है और जो आपकी स्पेशियल अरेंजमेंट है वो एग्जैक्ट हो जाती है, एज इट इज़ हो जाती है। तो सॉर्टर को यूज़ करने के बाद जब आप अपनी लेयर्स को रीनेम करते हो तो आप पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। अगली वीडियो में मैं अपने सारे फेवरेट प्लगइन्स को डिस्कस करूंगा। इस बार ही हम सिर्फ बेसिक टिप्स, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की बात करेंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, हमने सबने बचपन में मैथ पढ़ी है, ग्राफ्स बनाए और हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे काम करते हैं। फिग्मा भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यूज़ करता है, बट सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि जब आप वाई एक्सिस पे किसी वैल्यू को बढ़ाते हो तो ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। यानी कि अगर आप स्कूल की मैथ यूज़ करो तो आप बोलोगे कि यार मैं वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड कर रहा हूँ, बट ये तो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, जबकि मेरे को तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो फिग्मा एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और जब मैं यहाँ पे कोई भी एक शेप बनाऊंगा और यहाँ पे अपने वाई कोऑर्डिनेट्स को इंक्रीज करूंगा तो ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं। छोटी सी चीज़ है बट जानना बहुत ज़रूरी है। अब फिग्मा और CSS दोनों रोटेशन को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। काफ़ी लोग जो फोटोशॉप में काम करते थे, जब वो किसी चीज़ को रोटेट करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे A लिखता हूँ, तो जब आप फिग्मा में अपनी रोटेशन बढ़ाते हो यानी डिग्रीज को बढ़ाते हो तो इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज आपकी लेयर एंटी क्लॉकवाइज जाती है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फोटोशॉप में क्या होता था कि जब आप डिग्रीज बढ़ाते थे तो वो घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूमता था। इनफैक्ट CSS में भी यही होता है। अगर आप 15 डिग्रीज टाइप करते हो तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से रोटेट होती है। अब मज़े की बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को 30 डिग्रीज पे रोटेट करता हूँ और अपने इंस्पेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि मेरे CSS के अंदर रोटेट में -30 डिग्रीज लिखा हुआ है, क्योंकि फिग्मा जानता है कि वो और CSS रोटेशन को ऑपोजिट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप इस चीज़ को 180 डिग्रीज पे लेके आते हो तो ऐसा नहीं कि 180 के बाद आप इसको 185 डिग्रीज पे ला सकते हो। जैसे ही आप 180 डिग्रीज को क्रॉस करोगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में -179 डिग्रीज बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए ये आप ग्राफ समझ सकते हैं कि यहाँ से एक्सिस शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरा +90 डिग्री है, +90 से मैं +180 में जाता हूँ और जैसे ही 180 से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ वो 185 या 190 नहीं होता, वो माइनस में चला जाता है और फिर यहाँ से सब्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। जब भी आप फिग्मा में कोई भी प्रोटोटाइप बनाते हो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जिसकी ड्यूरेशन 300 मिलीसेकंड होती है। तो काफ़ी लोग इसको चेंज कर देते हैं, बट काफ़ी लोग ये नहीं पूछते कि ये 300 मिलीसेकंड्स आया क्यों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑफकोर्स एक थ्रेशोल्ड है जिसको डॉरटी थ्रेशोल्ड बोलते हैं, और वो ये कहता है कि इफ़ अ रिस्पॉन्स अपीयर्स आफ्टर द 400 मिलीसेकंड थ्रेशोल्ड, यूजर्स इवेंचुअली बिकम डिसइंटरेस्टेड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन इन द लेट 1970s। यानी कि अगर आपकी एनिमेशन 500 मिलीसेकंड्स हुई तो जब आप अपना प्रोटोटाइप दिखाओगे तो लोगों को लगेगा कि थोड़ा लैग कर रहा है। इनफैक्ट डेवलप्ड आउटकम में भी जब आप अपना प्रोग्राम लॉन्च करोगे, अगर आपकी एनिमेशन स्लो हुई तो यूज़र इरिटेट हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। तो छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा मैं ये भी एक बार शेयर कर दूँ। कंस्ट्रेंट्स को बाईपास करना एक ऐसा यूज़ केस है जो कभी कभी आता है, बट जब आता है तो बहुत तंग करता है। इस फ्रेम में मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, तो अगर मैं इस फ्रेम की विड्थ कम करूंगा ये सारे कंस्ट्रेंट्स इजीली काम करेंगे। बट हो सकता है मुझे कुछ काम और मुझे सिर्फ ये बीच वाला एरिया चाहिए हो, तो मैं चाहूँ तो कमांड होल्ड करके कंस्ट्रेंट्स को बाईपास कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत क्विक शॉर्टकट है, कभी कभी बहुत काम आ जाता है जब आपको स्क्रीन का कोई स्पेसिफिक एरिया जल्दी से जल्दी क्रॉप करना हो। डीप सेलेक्ट, कभी कभी आपके कैनवस पे इतनी सारी फाइल्स आ जाती है कि ना लेयर्स पैनल समझ आता है ना विजुअली समझ आता है। तो उस केस में अगर आपको ध्यान हो कि मेरी लेयर कुछ इधर है
तो अगर आप कमांड होल्ड करके राइट क्लिक करो तो आप डीप सिलेक्ट कर सकते हो, आप वो सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी सिलेक्शन बाउंड्री के अंडर आती है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक लेयर के अंदर कुछ चीज़ें लॉक कर देते हैं, हो सकता है कि ये कमांड लेयर मैंने लॉक कर दियो, तो आप चाहकर भी इसको क्लिक नहीं कर सकते। अगर मैं कमांड होल्ड करके इसको कोशिश करूँ पकड़ने की, मैं तब भी नहीं पकड़ सकता, बट अगर मैं कमांड होल्ड करके राइट क्लिक करूँ तो मैं यही से इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर वापस अनलॉक कर सकता हूँ। शिफ्ट टू सिलेक्ट और इनवर्स ऑफ सिलेक्शन। ऑफकोर्स काफ़ी लोगों को पता है कि अगर मैं एक फ्रेम के अंदर क्लिक करता हूँ और कमांड ए करता हूँ तो मैं हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट एक चीज़ होती है इनवर्स ऑफ सिलेक्शन। वो ये है कि अगर मैं इस 3 को पकड़ के कमांड शिफ्ट ए करूँ तो इस फ्रेम में वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम 3। कभी कभी ये बहुत काम आ जाता है, कभी कभी एक पूरे यूआई के अंदर आपको सब कुछ सिलेक्ट करना होता है बट अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, और उस केस में इनवर्स ऑफ सिलेक्शन आपके बहुत काम आता है। टैब, रिटर्न एंड शिफ्ट, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी लेयर्स के थ्रू नेविगेट करने का। लेट कर लो कि ये तीनों के तीनों इंस्टेंसेस एक ऑटो लेआउट के अंदर है, तो मैं जब रिटर्न प्रेस करूंगा, मेरे लेफ्ट लेयर्स पैनल पर ध्यान देना, अगर मैं रिटर्न प्रेस करूंगा तो वो उन सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेगा जो उसके अंदर फिट होती है। अगर मैं टैब पे प्रेस करूंगा तो वो सारे सिलेक्शन के सबसे टॉप एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगी। अगर मैं फिर से टैब को सिलेक्ट करूंगा तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चली जाएगी। यही अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूं तो मैं हर चीज़ का इन्वर्स परफॉर्म करूंगा, यानी कि अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा, आगे जाने के लिए टैब, पीछे जाने के लिए शिफ्ट टैब, और अगर मैं शिफ्ट रिटर्न करूंगा तो मैं एक लेवल ऊपर आ जाऊंगा। तो अगर मैं फिर से रिटर्न प्रेस करूं, टैब प्रेस करूं, फिर से रिटर्न प्रेस करूं और फिर टैब प्रेस करूं तो मैं फटाफट से थर्ड इंस्टेंस के उस न्यूमेरिक कंपोनेंट पे पहुंच गया विदाउट इवन क्लिकिंग। इट्स अ वेरी वेरी हैंडी शॉर्टकट, बहुत ज़्यादा काम आता है। फोटोशॉप में काफ़ी लोगों ने मार्की टूल यूज़ करा होगा, उसमें आप एक स्क्वायर बनाते थे चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। ऑफकोर्स अगर आप कमांड होल्ड करके रखो तो आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप कमांड होल्ड करके एक सिलेक्शन बनाओ तो आप इस फ्रेम के थ्रू इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। वरना क्या होगा, लेट कर लो अगर मुझे इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है और मैं ड्रैग करूंगा तो वो फ्रेम ही हिल जाएगा, बट अगर मैं कमांड होल्ड करके रखूंगा तो मैं सिलेक्शन मार्क ही सिलेक्ट कर पाऊंगा और मेरा फ्रेम भी नहीं बिगड़ेगा और मेरी लेयर्स भी सिलेक्ट हो जाएगी। मार्किंग इन स्मार्ट सिलेक्शन, आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि अगर आप लेयर्स को सिलेक्ट करो और उनको यूनिफॉर्मली रखो तो वो एक स्मार्ट सिलेक्शन में आ जाती है। अभी इन सब की स्पेसिंग इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट सिलेक्शन में है, बट अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक आइटम को ऊपर नीचे करूँ और फिर इनको सिलेक्ट करूँ तो मुझे फिग्मा एक ऑप्शन देता है यहाँ पे इनको ग्रिड में अरेंज करने का। जैसे ही मैं इन पे क्लिक करूँगा ये सब अरेंज हो जाएंगी, और नोटिस करो कि हर ऑब्जेक्ट में एक ये डॉट है, जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो ये फिल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं किसी चीज़ को क्लिक करता हूँ तो ये मार्क हो जाती है। अब ये स्पेसिफिक इंस्टेंस मार्क हो गया है। यही मैं अगर इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँ तो ये बहुत इजीली एक ऑर्डर में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको 5 पे कर देता हूँ, यहाँ पे 6 कर देता हूँ। तो मार्किंग एक वर्ड मुझे इंट्रोड्यूस करना था, इसमें कुछ बहुत फैंसी नहीं है, बट लोगों को पता नहीं होता कि इस डॉट को सिलेक्ट करने का मतलब होता है मार्किंग। बाईपास फॉलिंग इनटू अ फ्रेम, हो सकता है ये ऑटो लेआउट हो और मुझे इस लेयर को इन दोनों के ऊपर रखना है, बट जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर करूंगा फिग्मा इसको ज़बरदस्ती ऑटो लेआउट के अंदर डाल देगा। इस चीज़ को बाईपास करने के लिए आप स्पेस की होल्ड कर सकते हो तो वो उस फ्रेम में घुसेगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ ड्रैग करनी है बट फ्रेम के अंदर नहीं डालनी, तो अगर आप स्पेस बार सेलेक्ट करके रखोगे तो वो फ्रेम के अंदर नहीं जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी हैंडी शॉर्टकट, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी होती है विदाउट डिस्टर्बिंग योर ऑटो लेआउट्स, और वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। फ्लिपिंग लेयर्स, ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो इमेजेस में भी काम आता है, वेक्टर्स में भी काम आता है। मिरर करने की बात है, बट बहुत ही ईजी तरीके से अगर आप शिफ्ट एच करोगे तो वो एक्स एक्सिस पे मिरर हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट वी करोगे तो वो वाई एक्सिस पे मिरर हो जाएगा। क्विकली कोलैप्सिंग लेयर्स, कभी कभी क्या होता है कि लेयर्स पैनल में आप बहुत सारी चीज़ें ऑन कर देते हो, जैसे कि लेट करो ये मैंने सारा का सारा फोल्डर खोल दिया, इसको भी खोल दिया, सारी फाइल्स खोल दिया, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं सबको क्लोज कैसे करूं, क्योंकि एक एक को क्लोज करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है फ्रेम को सिलेक्ट करो, रिटर्न प्रेस करो, कमांड की होल्ड करो और लेफ्ट क्लिक, तो ये सारे के सारे इजीली कोलैप्स हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको मन होता है कि मैं सारे के सारे ओपन रखूँ, बस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोल्डर है उसको कोलैप्स कर दूँ। तो एक स्पेसिफिक फोल्डर को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप ऑप्शन एल प्रेस करोगे
तो वो भी कोलैप्स हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी वे। अगर लेट कर लो मैंने ये खोल दिया, ऐसे खोल दिया और मुझे सिर्फ ये कोलैप्स करना है तो ऑप्शन एल कर दो, सिर्फ वो फ्रेम कोलैप्स हो जाएगा। ओह, ये लेफ्ट क्लिक है, सॉरी। मेकिंग ग्रुप कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स, तो ये शॉर्टकट तो बहुत कॉमन है कि भाई मैंने 3 इंस्टेंसेस को पकड़ा, अगर मैं कमांड ऑप्शन के करूँगा तो ये सब के सब कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो गलती क्या होती है, लोग एक एक करके बनाए थे, पहले इसको कंपोनेंट बनाया, फिर इसको कंपोनेंट बनाया, फिर इसको कंपोनेंट बनाया, एंड आई एम यूजिंग द शॉर्टकट की कमांड ऑप्शन के। तो ये होता है कंपोनेंट बनाने का शॉर्टकट। बट आप चाहो तो इन तीनों चीज़ों को पकड़ के यहाँ पे जाके इस शेवरॉन पे क्लिक करके क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स कर सकते हो, तो ये सारे के सारे एक साथ कंपोनेंट्स बन जाएंगे। बट अगर आपको पता है कि ये सारे वेरिएंट्स है तो आप डायरेक्टली यहाँ क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक कर सकते हो। ये एक्चुअली में इन सबको वेरिएंट ही बना देता है। मैंने काफ़ी लोगों को अनडू तो यूज़ करते हुए देखा है बट रीडू यूज़ करते हुए नहीं देखा, जो कि मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप डिज़ाइन में कोई चेंज करो, लेट कर लो कि इस चीज़ को आपने इधर मूव कर दिया और फिर आपने अनडू करा। अनडू करने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ नहीं यार, वो पहली वाली चीज़ ही बेटर लग रही है, तो इसको वहाँ वापस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कमांड शिफ्ट जी करो और ये रीडू हो जाएगा। अनडू का इन्वर्स रीडू होता है। सेलेक्ट ऑल विद, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में थे, आपने कंपोनेंट्स नहीं बनाए हो और फिर आपको बनाने के बाद रियलाइज़ हुआ हो कि अरे यार हर चैट बॉक्स में ये स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइल गलत है, या ये स्पेसिफिक शेप गलत है, या ये स्ट्रोक गलत है। तो अगर आप कमांड स्लैश से क्विक मेन्यू खोल के सिलेक्ट ऑल यूज़ करते हो, जैसे सेलेक्ट कर लो मुझे इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, अगर आप कमांड बैक स्लैश करके सिलेक्ट ऑल पे टाइप करते हो तो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट ऑल विद सेम फॉन्ट, सिलेक्ट ऑल विद सेम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसको सिलेक्ट करके ये सारे टाइम स्टैम्प्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप जो चाहो उस पर चेंजेस क्रिएट कर सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लगइन है सिमिलियर करके, वो इस सेम चीज़ को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। बट ऑफ कोर्स सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अनग्रुप और ब्रेक अपार्ट, काफ़ी लोग ग्रुपिंग करना जानते हैं। अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को साथ पकड़ूँ, इन सबको पकड़ूँ और कमांड जी कर दूँ तो ये सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। बट हो सकता है मुझे इस ग्रुप को डिसॉल्व करना हो, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप से बाहर फेंकते हैं। इसका एक शॉर्टर तरीका है, दैट इज़ ब्रेक अपार्ट। तो इन सबको आपने सिलेक्ट करा और अगर आप कमांड शिफ्ट जी करोगे तो वो ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा। ये फ्रेम्स में भी काम आता है। तो अगर तीनों चीज़ों का क्विकली फ्रेम बनाना हो तो आप कमांड ऑप्शन जी करते हो, उससे ये ग्रुप की जगह फ्रेम बन जाता है। और यही अगर आप कमांड शिफ्ट जी कर दो तो वो फ्रेम भी डिसॉल्व हो जाता है। जूमिंग, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू मैक, विंडोज़ में हो सकता है थोड़ा अलग हो, बट अगर आप कहीं पे भी दूर हो, अगर आप किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट करते हो और 2 प्रेस करते हो तो वो इंस्टेंटली वहाँ पे जूम हो जाता है। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो सारे फ्रेम्स मेरे एक साथ स्क्रीन पे फिट हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट अ क्विक वे टू जूम इन एंड जूम आउट ऑफ योर सिलेक्शंस। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो मैं पूरे सेशन में यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे स्लाइड्स लेफ्ट टू राइट अरेंज करता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ और शिफ्ट एन प्रेस करने से मैं पिछली स्लाइड पे चला जाऊँगा, एन प्रेस करके मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊँगा। तो ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको पिच डेक्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोटोटाइपिंग, इन सब चीज़ों में बहुत काम आता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रैग करने से आदमी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इट्स जस्ट टू डिस्टर्बिंग। बट जब आप अपनी सारी स्लाइड्स को अच्छे से नेम करते हो, सॉर्टर के साथ पोजिशन करते हो, स्पेसिंग ठीक रखते हो, तो ये एन और शिफ्ट एन बहुत ज़्यादा काम आता है। अगला शॉर्टकट आउटलाइन मोड, बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होता है कि आपको विजुअली पता नहीं चल रहा होता कि इस फ्रेम में कितने कंपोनेंट्स हैं, कोई इमेज तो नहीं छुपी हुई, कोई बॉर्डर्स तो नहीं एक्स्ट्रा। तो उस केस में अगर आप कमांड वाई कर दो तो आप हर चीज़ का एक वायर फ्रेम मोड देख सकते हो। आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर दिखने लग जाता है। जो क्लैरिटी इसमें दिखती है वो आपको विजुअली कभी भी नहीं दिख सकती। नेविगेटिंग थ्रू लेयर्स, ये तो हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है, बट एक बारी फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि टैब से आप अगली चीज़ पे जाओगे और शिफ्ट टैब से आप पहली वाली में जाओगे, और रिटर्न वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी। फ्रेम एलिमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आप कमांड जी करते हो तो आप 2 चीज़ों को ग्रुप में डाल देते हो, बट अगर आप कमांड ऑप्शन जी करते हो तो आप उसका फ्रेम बना देते हो। फ्लैटन टेक्स्ट और शेप्स, हो सकता है कि आपने कोई टेक्स्ट बनाया और आपको उस पर कोई हाई लेवल के चेंजेस करने हो, तो अगर आप कमांड ई करोगे तो ये एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उसको डबल क्लिक करो तो आप एक्चुअली में इसके पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो। या आपको वेक्टर इलस्ट्रेशन में ज़्यादा काम आएगा, बट मेन पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज़ को फ्लैटन कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग कमांड ई। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी शेप्स होती है और आपको उनको एक साथ फटाफट कंबाइन करना होता है, तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं चाहूँ तो फटाफट से इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, कमांड ई प्रेस कर सकता हूँ और ये सारे एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्विकली एडिंग इमेजेस,
हो सकता है कि डेस्कटॉप पे कुछ 10-15 इमेजेस हो और आपको उनको एक फोल्डर से निकाल के एक एक सॉलिड के अंदर फिल की तरह डालना हो, तो उस केस में क्या करिए, कमांड शिफ्ट के करिए, अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करिए और सिंपली अपने सॉलिड पे क्लिक कर दीजिए। वो फटाफट से आपके उस फाइल पे एज अ फिल अटैच हो जाएगा। इमेज क्रॉप मोड, सॉलिड को सिलेक्ट करके अगर आप ऑप्शन होल्ड करके डबल क्लिक करोगे तो वो क्रॉप मोड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको राइट साइड खोलने की नीड ही नहीं है। आई स्ट्रोक, अगर आप किसी सॉलिड को पकड़ो, आई प्रेस करो और कहीं भी क्लिक करो तो वहाँ पे एज इट इज़ वो कलर आ जाएगा। इट्स सॉर्ट लाइक अ कलर पिकर। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कर्सर पे होल्ड करके रखो और फिर मूव करो तो आप रियल टाइम में चेंजेस देख सकते हो। आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्चुअली में सटल से सटल कंपैरिजन करके परफेक्ट डिसीजन ले सकते हो। नॉजिंग इन हेक्स कोड्स एंड वैल्यूज़, लेट करो कि ये सॉलिड है, इसमें एक फिल है और मैं यहाँ पे अपना कलर पैनल खोला और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो अगर मैं हेक्स कोड की बात करूँ, अगर मैं बीच में क्लिक करूँ और हेक्स कोड को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके अप की दबाऊँ तो आप नोटिस करना कि जो मेरे कलर पिकर में जो मेरा सिलेक्शन है वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता, फिर हेक्स कोड को सिलेक्ट करता, शिफ्ट होल्ड करके फिर ऊपर और नीचे करता तो वहाँ से पैराबोला शुरू हो जाता। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कहीं से भी पैराबोला को एंड और शुरू कर सकते हैं। इट इज़ ऑल ऑन यू। अगर आप ऑप्शन की होल्ड करके रखते हैं और अपनी 2 फिंगर्स से अपने माउस पैड पे कर्सर को ऊपर नीचे करते हैं तो अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरा अल्फा कम हो जाएगा, अगर मैं 2 फिंगर से ऊपर ड्रैग करूंगा तो वो 100% पे आ जाएगा। अगर मैं ऑप्शन ना होल्ड करूं और सिर्फ 2 फिंगर्स से स्क्रॉल करूं तो मैं ह्यू शिफ्ट करूंगा। तो विदाउट इवन टाइपिंग समथिंग आप अपने 2 फिंगर्स से ह्यू चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन होल्ड करके अल्फा चैनल्स चेंज कर सकते हैं और फिर हेक्स कोड को सिलेक्ट करके एक यूनिफॉर्म तरीके से शिफ्ट की को होल्ड करके अपने नज अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप हेक्स की जगह RGB में होते तो इंडिविजुअली आप R और G इन कंपोनेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था UI कलर सिस्टम पे जहाँ पे हमने अपने ग्रेज डिफाइन करे थे, उस जगह पे ये शॉर्टकट हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। इनफैक्ट अब अपने नज अमाउंट को भी चेंज कर सकते हो। क्विक मेन्यू में जाके अगर आप नज अमाउंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप अपने स्मॉल नज और बिग नज को भी चेंज कर सकते हो। पॉइंट की बात यह है कि चाहे मेरा बिग नच 8 पिक्सल्स है, जब मैं यहाँ पे अपने कलर पिकर में जाता हूँ और हेक्स कोड में एक शिफ्ट का लेवल ऊपर बढ़ाता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि 8 के इंक्रीमेंट्स में ऐड हो रहा है। अगर मैं रेड में ऊपर जा रहा हूँ तो वो 10-10 पिक्सल से ऐड कर रहा है, ना कि 8 से। और इसी के साथ अ ह्यूज थैंक्स टू दिस फाइल दैट वाज अवेलेबल ऑन द फिग्मा कम्युनिटी। मैंने जितने भी ये कीबोर्ड की इलस्ट्रेशंस है ये एक ओपन सोर्स फिग्मा कम्युनिटी फाइल से लिए हैं जिसका नाम कीबोर्ड शॉर्टकट एनोटेशन है। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिव्यू को कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि द कंटेंट इज़ वर्किंग और यूट्यूब भी मेरी वीडियोस को आगे प्रमोट करता है। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे anshmehra.work पे कनेक्ट कर सकते हैं, वरना ट्विटर पे anshmehra with 3 A's at the end पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो एडवांस सेशंस है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। ग्राफी पे सारे एडवांस सेशंस है जहाँ पे आप UI डिज़ाइन के बारे में सीख सकते हैं, जॉब्स के बारे में सीख सकते हैं, सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो अगर आपको अपनी लर्निंग एक्सटेंड करनी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा एम ये है कि मैं सारे सेल्फ टॉट UX डिज़ाइनर्स को प्रॉपर रिसोर्सेज दे दूँ, प्रॉपर गाइडेंस दे दूँ, जिससे वो अपने उस फियर से हट जाए जो एक बिगनिंग में एक स्टूडेंट को जो डर होता है कि यार मैं UX कैसे सीखूँ, कहाँ से सीखूँ, कितना टाइम लगता है। ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से आपके वो सारे डर हट जाए, जिससे फाइनली हम थोड़ी एडवांस चीज़ के बारे में बात करें। विद दैट बीइंग सेड, आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, योर बॉडी, keep designing awesome stuff, and I'll see you in the next video. This is Ansh Mehra signing out. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।